बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और FM रेनबो का ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम पहुंच रहा है आप तक FM रेनबो के ही जरिए। जी हाँ, आकाशवाणी की बहुत ही खास प्रस्तुति है, पहुंचती है आप तक सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति आपके लिए एक बार फिर से। प्रोग्राम का नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस बहुत ही स्पेशल सीरीज में हम आप तक पहुंचाते हैं G20 से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो आपको और मुझे जानना जरूरी है। जी हाँ, जरूरी इसलिए है क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी पर, इस पूरी दुनिया पर असर डालती है। और आज खासतौर पर बहुत ही चार्ज्ड अप डिस्कशन होने जा रहा है और मैं आप सभी से कहूंगी कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम उड़ान भरने ही वाले हैं। और इस बहुत ही चार्ज्ड अप डिस्कशन और बहुत ही हाई एनर्जी डिस्कशन के लिए हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है विपिन शर्मा जी को, जो है सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर, पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, सोशल, सिविक, सभी इश्यूज पे बहुत ज्यादा पैनी नजर रखते हैं और साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप रेगुलरली अपीयर होते हैं और सारी कंटेम्प्रेरी चर्चाओं में आप भाग भी लेते हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद स्वाति जी, आपने मुझे मौका दिया और ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि आज मैं इस अहम चर्चा में मैं भाग लेने जा रहा हूँ। जी, G20 की बात अगर हम करें विपिन जी, तो G20 के बारे में हमने बहुत सी जानकारी अपने श्रोताओं को दी है, बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स के बारे में बताया है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हम जरा जो बिगर पिक्चर है ना उसको डिस्कस करें। तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें G20 की, एंड ऑफ कोर्स G20 इंडिया, तो G20 अपने आप में एक ग्रुप है और G20 क्योंकि इस समय हम लोग के पास जो है हमारे पास इसकी अध्यक्षता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ G20 एंड G20 इंडिया? देखिए, बहुत आपका सवाल अहमियत रखता है स्वाति जी, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि G20 एक फोरम है, एक माध्यम है जहाँ पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के, वो मिलजुल कर एक मंच पर आके जो अहम मुद्दे होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के, वैश्विक स्तर पर, उन पे मंथन करते हैं और कुछ ऐसा समाधान निकालने का इन लोगों का प्रयास है। क्योंकि 23 साल पुरानी ये संस्था है, तो यहाँ पर ऐसे अहम ये लोग फैसले लेते हैं, अहम बैठकें करते हैं जिनका अपने आप में बहुत महत्व है। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के पास ये एक स्वर्णिम मौका है जब हम लोग मेजबानी कर रहे हैं, प्रेसिडेंटशिप है हमारे पास G20 की, और 30 नवंबर तक हमारे पास ये प्रेसिडेंटशिप रहेगी और यहाँ पर कई समिट्स का आयोजन हो रहा है। और मैं खास तौर पे बिल्कुल उल्लेख करना चाहूँगा अमिताभ कांत जी का, जो G20 के शेरपा हैं, क्योंकि अभूतपूर्व इनका योगदान रहा है। पहले नीति आयोग के CEO थे और अभी भी जो वर्तमान के दौर में जो इनकी भूमिका है वो सराहनीय है। और यहाँ पर इस समय पूरा विश्व हिंदुस्तान का लोहा मान रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, हिंदुस्तान 5वें स्थान पर आ गया है, तो अपने आप में दर्शाता है ये कि ये नया हिंदुस्तान है। हम लोग बात करते हैं न्यू इंडिया की, तो वो न्यू इंडिया की नींव रख दी गई है। और यहाँ पर जितनी भी अगर हम बात करें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जो एम्बिशियस जो इनिशिएटिव्स सरकार ने लिए हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वो असल में उन पे अमल हो रहा है और उसका असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। चुनौतियां भी अपनी जगह हैं बेशुमार, और खासतौर पे क्योंकि कोरोना काल के बाद जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, एकाएक लॉकडाउन की घोषणा हुई, यहाँ पर शिक्षा के मंदिरों पे जाना वर्जित हो गया, धार्मिक स्थलों पर जाना वर्जित हो गया, तो वहां पर भी पूरे देशवासियों ने जो तपस्या करी वो अपने आप में एक नई मिसाल कायम हुई थी। जी बिल्कुल। अभी चैलेंजेस की बात की आपने, चुनौतियां जो हैं हमारे आगे, तो चुनौतियां जब हम बात करते हैं तो एक तो G20 की अपनी चुनौतियां हैं क्योंकि इसी से डील करने के लिए जो है इस ग्रुप को स्थापित किया गया था, और फाइनेंशियल के साथ साथ इसमें और बहुत इजाफा हुआ है और बहुत सारा इसका स्कोप जो है वो बढ़ा है। तो अब G20 की खासतौर पर अगर हम बात करें इंडिया की,
प्रेसिडेंसी की, तो ऐसे में जो हमारे आगे स्पेशल चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं? देखिए, चैलेंजेस तो तमाम हैं, क्योंकि अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करते हैं, जी। एक इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है इस समय, कि हम टेररिज्म की बात करते हैं, ड्रग एब्यूज की बात करते हैं, युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न जो हो जाती है, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी एक ज्वलन मुद्दा है इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स, कि उनके लिए एक मिलजुल कर जो G20 का जो संगठन है उसको मिलजुल कर काम करना चाहिए, कि ताकि चाहे उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस दिया जाए, लुकआउट नोटिस, और तो वो ऐसे तमाम बातें, ताकि उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाए, क्योंकि अगर सही मायने में आपको अर्थव्यवस्था को बल देना है और एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो संकल्प है, उद्देश्य है G20 का, अगर उसको आपने अचीव करना है, तो वहां पर ऐसे तमाम फैसले लेने पड़ेंगे, और यहाँ कर ताकि उस पे लोगों को भी कुछ आगे रिजल्ट दिखाई दें, और यहाँ पर उस पे काम करना शुरू हो चुका है। अगर मैं बात करूं G20 की, कि यहाँ पर 80% GWP अकाउंट करता है, और सबसे बड़ी 75% इंटरनेशनल ट्रेड G20 के जो मुल्क हैं, जो नेशंस हैं, वो उनका योगदान है। 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन है, और 60% पूरा जो विश्व का जो लैंड है वो इस G20 में इनमें शामिल होता है। तो यहाँ पर अपने आप समझ सकते हैं कि क्या अहमियत है G20 की, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चुनौतियों के साथ भी निपटना है, और साथ में सबको मिलजुल कर, क्योंकि एक बात समझनी पड़ेगी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, दे आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ G20, कि अगर पीस, अगर आप शांति स्थापित कर सकते हैं, अब यूक्रेन रूस का युद्ध देख रहे हैं हम लोग, कि कैसे वो दिन भर दिन वो कैसा एक क्या आकार ले रहा है, क्या रूप ले रहा है, तो यहाँ पर वो किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर उससे बाकी जो मुल्क हैं उनकी इकोनॉमीज को इफेक्ट होता है। हमने पहले देखा जब मंदी का दौर था, रिसेशन का दौर था, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, वहां पर भी था कि यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर चलती रही, जिसने रुकने का नाम नहीं लिया, तो उसके कारण बड़े बड़े मुल्कों की अर्थव्यवस्था ग्रस्त हुई। तो यहां पर अब इस समय कुछ ऐसे कठोर कदम भी लेने पड़ेंगे, और साथ साथ सबसे बड़ी बात है अहमियत देनी चाहिए रोजगार, और निश्चित बात है कि अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करते हैं, तो यहां पर कुछ बड़े अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे मैंने बोला मेक इन इंडिया, और यहाँ पर हम लोग सब देशवासियों ने संकल्प ले लिया है कि आत्मनिर्भर बनेंगे, हम लोग स्वदेशी को अपनाएंगे, वोकल फॉर लोकल को तवज्जो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो दौर गुजर गया जब हम लोग महज तवज्जो दिया करते थे व्यापार को, ट्रेड को। अब वर्तमान के दौर में उत्पादन को तवज्जो मिल रही है। सो अपने आप में इसके क्या मायने हैं ये सब लोग समझते हैं, और अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। जी, और G20 और G20 इंडिया, जी हाँ, इंडिया की प्रेसिडेंसी, इसी बारे में बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ है विपिन शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। बहुत ही चार्ज्ड अप डिस्कशन कहा था ना मैंने आप सभी से, तो बिल्कुल होने वाला है यहाँ पे, और बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे G20 के बारे में। इनसे इसके अलावा जब हमने बात की अमिताभ कांत जी की, और जब हम बात कर रहे हैं G20 की सिग्निफिकेंस की, तो मैं आप सभी को सुनवाना चाहती हूँ कि G20 की जो महत्ता है उसके बारे में बताते हुए अमिताभ कांत जी ने क्या कहा। G20 is firstly important because it accounts for about 85% of the global GDP. It also accounts for about 78% of the global trade and 2/3 of the complete population of the world. But I think more important than that is that it's the only body which comprises of both the developed world, that is the G7, and of emerging markets. So United Nations is too large a body, it's too unwieldy a body. The G7 is too elitist a body, and G20, because it comprises both developed and developing world, is the right body to take all the major global decisions in the world today. So the post-2008 financial crisis, G20 rose to the situation. On the issue of the debt, much later, the DSSI, that the Debt Servicing Sustainability Initiative, came from G20, and many other initiatives have come from G20. There are a huge range of issues which are confronting the world today. Now, every crisis is also an opportunity. And to my mind, India gets this opportunity to be action-oriented, to be ambitious, and as the Prime Minister has rightly said, that India must set the agenda. This is what is important. That so far, we have been
giving our comments to agendas being set by the developed world. This is for the first time that India gets the opportunity of setting the agenda for the world and getting other countries to react to that and being in a leadership position and to be able to really build consensus around many such issues. And therefore, this is a rare opportunity for India. The Prime Minister wants the G20 to be held in all parts of the country, all states and all union territories, so that citizens of India are involved in this great, huge process of G20. Also, that this is an opportunity so that the Sherpa track, which has 13 working groups, finance track, which has 8 working tracks, and there are many, many engagement groups. There are about 11 engagement groups. And during our presidency, we'll have 2 separate working groups, one working group relating to the disaster risk resilience, and an engagement group, which is the startup group, which is a new initiative by India. And therefore, converging and integrating the Sherpa track, the finance track, the engagement groups, all to work towards the common objectives and the common priorities being set out by India for the bringing growth, dynamism, lifting people above poverty line, and ensuring that there is climate action. अभी आपने सुना G20 शेरपा अमिताभ कांत जी को बता रहे थे आपको, बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि G20 क्यों इतना जरूरी है और इस समय भारत की प्रेसिडेंसी के क्या मायने हैं। सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। और आप जानते हैं कि अपने हर एपिसोड में हम आपसे पूछते हैं एक सवाल और सही जवाब हम अनाउंस करते हैं अपने प्रोग्राम के एंड में। तो हमारा सवाल आज जो है आपसे वो ये है कि T20 यानी कि थिंक 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सुन रहे हैं आप मिशन G20 ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। बात कर रहे हैं आज हम बिपिन शर्मा जी से, सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर, और इनसे हम ले रहे हैं बहुत सी जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं बिगर पिक्चर की। जी हाँ, G20 इसका ग्लोबल कंटेक्स्ट में क्या मायने हैं, इसके भारत के लिए क्या मायने हैं, और जब G20 इंडिया की बात हम करते हैं तो G20 इंडिया में वो क्या चीजें हैं, वो क्या विशेषताएं हैं जो इसे बाकी सभी प्रेसिडेंसी से अलग बनाती हैं। विपिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात आती है जो कि G20 के साथ जुड़े हुए हैं तो समय के साथ और ज्यादा जरूरी होते जा रहे हैं, तो आप हमें इन गोल्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अपनी एक महत्व है। यहाँ पर को जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ऐसे तमाम जो इनके एक गोल्स बने हुए हैं। 2030 का टारगेट बनाया हुआ है यहाँ पर। तो इनकी अहमियत इसलिए बनती है क्योंकि जब तक हम लोग कोई गाइडलाइंस, कोई डेडलाइन सामने नहीं रखेंगे तो हम अपना मकसद में कैसे कामयाब होंगे। तो यहाँ पर जब भी, और इतनी बड़ी संस्था अगर संगठन जुड़ा है साथ में, कुछ उद्देश्य से उनके मन में है, कुछ मिशन है, और बड़ा नोबल मिशन मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर यह देखना है कि कैसे वर्ल्ड पीस बनाया जाए और प्रॉस्पेरिटी, सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अभी मैं सुन रहा था अमिताभ कांत जी को, उन्होंने बड़ी अहम बातें बोली कि कैसे यहां पर की जो गल्फ है बिटवीन द पुअर एंड द रिच, उसको रिड्यूस करना है। जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं उनमें जो दूरियां हैं उसको कम करना है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्बनाइजेशन जो है वही सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर है कि अगर हमने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव करनी है तो यहां पर अर्बनाइजेशन की भी आवश्यकता है। और साथ में सबसे बड़ी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बात समझ लेनी चाहिए हम लोगों को कि इसको तवज्जो मिलनी चाहिए कि आप जितना जो आपके जो सिस्टम है, MSMEs की बात करें, स्टार्टअप कल्चर, एक नया इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, हमने देखा यूनिकॉर्न्स आए हैं। तो यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम लोग वो माहौल बना सकते हैं जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती यहां पर कि बिना किसी दुविधा के ये लोग अपना उद्योग शुरू कर पाएं। तो उससे रोजगार भी मिलेंगे लोग, युवाओं को, और सबसे बड़ी बात है अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। तो ऐसी तमाम बातें जो उन्होंने बोली, तो निश्चित बात है उनकी बहुत अहमियत है यहाँ पर, और अमल हो भी रहा है। और हमें आशावादी होना चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग समिट्स
का आयोजन करते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी ये सपना है और बहुत अच्छी बात है कि वो चाहते हैं कि हर एक कोने में इन समिट्स का आयोजन हो। तो ये इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हैं कि ताकि सबको इसमें शामिल करा जाए। सरकार के भी नारे की अगर बात करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बूंद बूंद सागर बनाता है। तो यहां पर सबको अपनी भूमिका भी निभानी और सब तक ये इसका संदेश जाना चाहिए G20 का, कि G20 की हम मेजबानी जो कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं, उसका क्या फायदा होने वाला है हिंदुस्तान को। और बड़े विश्वास से मैं एक बात बोलूंगा कि ये आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है और यहां पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हमारे महान मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। सो दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, दैट शुड बी आवर मिशन। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि हमने कहा कि जो हमारा थीम है वसुधैव कुटुंबकम, हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, आने वाला समय बेहतर हो और केवल हमारे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बेहतर हो। और यही वजह है हमने बार बार अपने प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाया कि किस तरह से डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनके बीच में एक बहुत ही यूनिक पोजीशन है इस समय भारत की। और जब हम भारत की प्रेसिडेंसी की बात करते हैं विपिन जी, तो G20 इंडिया की जब प्रायोरिटीज़ की बात आती है तो वो क्या है? देखिए, अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करते हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हम ग्रीन डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रिजिलियंट ग्रोथ हो हमारी, और सबसे बड़ी बात है जो SDGs जिनका मैंने अभी उल्लेख करा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको और गति मिले, एक्सेलरेटेड प्रोग्राम्स उस पे हों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा रोबस्ट हो, और सबसे बड़ी बात है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट। ये सबसे अहम बात है कि यहां पर महिला सशक्तिकरण, जब तक महिलाओं को आगे इस प्रक्रिया में लाया नहीं जाएगा तो यहां पर सही मायने में हम अपने महान मुल्क को महाशक्ति विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और यहां पर बधाई के पात्र हैं जो भी लोग आज G20 में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये एक क्रांति है। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप सभी ने भी न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि जो 2024 की रिपब्लिक डे परेड होने जा रही है उसमें जो है सारे कंटिंजेंट्स, मार्चिंग एंड बैंड, वो सभी जो है विमेन होने वाले हैं। और इसीलिए एक तरह से कहा जा सकता है कि ये भी एक सिंबल है इसी विमेन लेड डेवलपमेंट का, उन्हें आगे रखने का और उनके जरिए डेवलपमेंट तक पहुंचने का। निस्संदेह देखिए, महिलाओं को जब तक आगे महिलाएं अपनी भूमिका नहीं निभाती, उनको आगे तवज्जो नहीं मिलती, तो यहाँ पर वो सपना अधूरा रह जाएगा। हम जो न्यू इंडिया की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, महिलाओं का योगदान बहुत अहमियत रखता है। और यहाँ पर देखा भी गया, अगर हम पिछले कई दशकों पहले जाएं तो वहाँ पर महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई है, प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ। तो यहाँ पर, और कोरोना काल का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, अपने आप को रोक नहीं पा रहा, कि कोरोना काल में भी हमने देखा कि महिलाओं ने क्या अपनी भूमिका निभाई, अभूतपूर्व जी। तो वो उनको सलाम और लाखों नमन। जी, महिला सशक्तिकरण की बात होती है और उससे जुड़े सभी जो बेनिफिट्स हैं उसकी बात होती है, और जीडीपी में कितना बड़ा उसका योगदान होता है उसकी बात होती है, और ग्लोबल कंटेक्स्ट में महिलाओं के योगदान का कितना महत्व है इसकी बात होती है। ऑफ कोर्स आई कुडंट बी हैप्पियर। सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो। G20 के ऊपर विशेष कार्यक्रम है ये हमारा, इनफैक्ट ये एक विशेष सीरीज है और इसे सुनते हैं आप सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर। आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 FM रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूं स्वाति आपके साथ और बात कर रहे हैं हम विपिन शर्मा जी से, जो है सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अक्सर हम इन्हें देखते हैं और सुनते रहते हैं। विपिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम G20 की बात करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता जो है वो हर साल किसी न किसी के पास जाती है, तो ऐसे में भारत की जो प्रेसिडेंसी है, हमारी जो अध्यक्षता है, उसको उसके बावजूद तमाम जो देश हैं उसके कंपैरेटिवली ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो क्या वजह है उसकी? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, इसमें एक बात समझनी चाहिए कि ये एक मिथक है कि यहाँ पर सिर्फ महज इसको ये समझा जाए कि एक रोटेशनल आधार पर ये मेज़बानी करने को मिलता है, प्रेसिडेंटशिप एज्यूम करता है कोई मुल्क, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर उसके लिए हिंदुस्तान ने अपना संघर्ष करा है, और सबसे बड़ी बात है कुछ मापदंड होते हैं, उन मापदंड पे हिंदुस्तान
पूरी तरह से खरा उतरा है। और यहाँ पर हमने जो प्रेजेंटेशन दी या ये बताया कि क्या वजह है कि हम लोगों को प्रेसिडेंटशिप मिलनी चाहिए और हम क्या डिफरेंस, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, तो वो ये सब फैक्टर्स जो थे उनके आधार पर हमें इसकी G20 की मेजबानी करने का मौका मिला। और यहाँ पर ये समझना है कि हमने जब ये इसकी प्रेसिडेंटशिप ली तो यहाँ पर हमने तमाम तरह के समिट्स का आयोजन करा है और वो चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। कल्चरल इवेंट्स, जन भागीदारी एक्टिविटीज, यूनिवर्सिटी कनेक्ट, उस लेवल पर इवेंट्स हो रहे हैं और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज को उसमें जोड़ा गया है। और अगर हम बात करें खास तौर पे कि जो हमारे ASI मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका अपना अलग महत्व है, तो उनको पूरा दे आर ऑल लिटेड अप, इल्यूमिनेटेड विद G20 लोगोज। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जो हमारे सैंड आर्टिस्ट हैं विश्व विख्यात सुदर्शन पटनायक, उन्होंने सैंड आर्ट से G20 का लोगो बनाया पूरी बीच पर, तो उसको काफी लोगों ने सराहाया। उससे एक संदेश आगे गया कि हिंदुस्तान सही मायने में इस समय टॉर्च बेरर की भूमिका में है। और जैसे मैंने बोला उसी बात को दोहराऊंगा कि हिंदुस्तान का लोहा विश्व मान रहा है इस समय और हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। और हिंदुस्तान, क्योंकि देखिए कहावत भी है, लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड अ लीडर लीड्स बाय एन एग्जांपल। और ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे हैं वो बहुत ही एक उसने अनोखी मिसाल कायम करी है, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। और बड़े ग्लोबल लेवल पर जो लीडर्स हैं वो भी जानते हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आगे उनकी जो विजन है, उनकी जो सोच है, जो वो क्षमता रखते हैं, तो उससे क्या फर्क होने वाला है और वह जमीनी स्तर पर दिख रहा है यहाँ पर। जी विपिन जी, जहां तक मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हम लोग अपने समिट को जो है भारत के कोने कोने में ले जा रहे हैं और साथ ही जिस स्तर पर हम जन भागीदारी जो है वो इसके साथ जोड़ रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अभूतपूर्व है ये, अनप्रेसिडेंटेड, एंड दिस इज एक्चुअली अ वाटरशेड मूवमेंट for a country of 1.4 billion, and it is a matter of immense pride that we are witness to such a spectacular moment. So I think यहाँ पर हम लोगों को अपनी सोच बड़ी सकारात्मक रखनी पड़ेगी और यहाँ पर धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि पूरे देशवासियों ने धैर्य रखा। और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन कैंपेन, अभियान, टीकाकरण जो हम लोगों ने करा, वो उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। मिसाल का कोई जवाब ही नहीं है। वहां पर हम लोगों ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हम अपनी आबादी को मद्देनजर रखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, उसके बावजूद यहाँ पर हमने जो टीकाकरण अभियान करा है, उससे कई वर्षों तक बड़े बड़े विश्व के मुल्क प्रेरणा लेंगे। तो यहाँ पर अब ये वक्त हिंदुस्तान का है और संकल्प यही होना चाहिए कि हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और यहाँ पर स्टार्टअप कल्चर को काफी तवज्जो मिलनी चाहिए, जो MSME सेगमेंट्स हैं और जितने जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आगे बढ़ावा मिले, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि यहाँ पर अगर सरकार की बात है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार का भी ये एक मोटो है। तो यहाँ पर अभी तमाम ऐसी बातें अभी देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, जिससे काफी प्रेरणा मिलेगी देशवासियों को। विपिन जी, थोड़ी देर पहले बहुत मैंने आपको सुना, वेरी पैशनेटली यू वर टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन। तो जब परसेप्शन की बात आती है तो उसके बारे में मैं चाहूंगी कि हम जो डिस्कशन अभी ऑफ एयर कर रहे थे वो ऑन एयर हमारे श्रोताओं तक भी पहुंचे। बहुत ही लाजवाब आपने सवाल पूछा। देखिए, परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। धारणा, हम लोग कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस लेके बैठ जाते हैं। तो वो अब उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा कि आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा भी है। वो सब कुछ निर्भर करता है हमारा दृष्टिकोण, हमारा रवैया क्या है देखने का। तो यहां पर देखिए, कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं देश में और कुछ जो चुनौतियां हैं अभी, क्योंकि राह आसान नहीं है यहां पर, क्योंकि अगर हमने अपने उद्देश्य को पूरा करना है जो $5 ट्रिलियन का है, तो वहां पर हमें समझना चाहिए कि उसमें सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। और मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा अब कि यहां पर लाल किले की प्राचीर से, फ्रॉम द रैम्पेंट्स ऑफ द रेड फोर्ट, in his address to the nation, Prime Minister made it amply clear that there are two biggest threats that are confronting we as a nation, कि एक जो विस्तारवाद की नीति लेके बैठे हुए हैं और एक आतंकवाद।
जी। तो जब विस्तारवाद की बात करी, अपने आप समझने वाले समझ गए कि विस्तारवाद इशारा था चीन की तरफ, जी। और आतंकवाद की बात करी तो पाकिस्तान की तरफ इशारा था। तो हिंदुस्तान हमेशा से अमन पसंद मुल्क रहा है, और यहां पर हम लोग चाहते हैं कि एक हार्मोनी, पीस, सौहार्द का माहौल रहे। और बड़े गौरव की बात है कि हम लोग पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जी, जिसका हमें जी, नाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गर्व है हमें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का। वी आर अ वेरी वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। एंड ऑफ कोर्स जब जन भागीदारी की बात आती है तो G20 से जन जन को जोड़ना है, इसीलिए G20 पहुंच रहा है हर शहर में, और इतनी सारी मीटिंग्स और इतने सारे शहर, इससे पहले कभी भी इतने बड़े स्केल पर इसे नहीं किया गया है। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, और निशा आ गई है लेकर हमारे लिए इस हफ्ते की ताजा अपडेट्स। Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. India has successfully completed 5 months of its G20 presidency on 1st of May. India attained the G20 presidency on 1st of December 2022. Here are some of the delegates sharing their experiences. It's a great experience to be here in India. This is very conducive to fruitful discussion. Amazing. We had a good meetings. Seriously humbling experience. Meanwhile, the Science 20 thematic conference based on universal holistic health was held at Bangaram Island in Lakshadweep. Also, in the 100th episode of Man Ki Baat, Prime Minister Shri Narendra Modi reiterated the importance of G20 presidency of India. हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। While addressing the Digital Innovation Alliance program, the G20 Sherpa Shri Amitabh Kant says, G20 is India's G20. India's G20 will be very distinct, it will be very different, it will be path-breaking, and it will make a paradigm shift from other G20s. The 9 invitee countries, we are spearheading in 6 key areas a digital innovation alliance in all these cutting-edge areas so that we can make a difference to the lives of citizens. As we find solutions in education, health, agriculture to the lives of the common citizens, the solutions springing from India will not be solutions for the 1.4 billion people of the world, but for the next 5 billion people of the world who will move from poverty to middle class. And that is really the essence of what the METI is trying to do, that use the platform of G20 to really transform the world. The Digital Innovation Alliance program is based on 6 key areas, and these are EduTech, FinTech, Health Tech, Agriculture Tech, Circular Economy, and Safe Digital Infra. The 3rd Development Working Group meeting is going to be held in Goa from 9th to 11th of May. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off, and for more information, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. थैंक यू निशा फॉर दी अपडेट्स। और हर हफ्ते हमारे एपिसोड में हम आप तक पहुंचाते हैं वीकली अपडेट्स, और निशा लेकर आती हैं इसे हर बार हमारे लिए। सुन रहे हैं प्रोग्राम वसुधैव कुटुंबकम यानी कि मिशन G20। जी हाँ, मिशन G20
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस थीम को लेकर जो हम चले हैं तो इसमें हमने पूरे विश्व को जो है समेट लिया है और इसी से जुड़े डिस्कशंस जो हैं आप सुनते हैं हमारे इस प्रोग्राम में हर मंगलवार 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। हमने आपसे पूछा था कार्यक्रम के शुरू में एक सवाल और हमने पूछा था कि T20 यानी कि थिंक 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो उसका सही जवाब है कि थिंक 20 एंगेजमेंट ग्रुप की शुरुआत जो है 2012 में मैक्सिकन प्रेसिडेंसी के दौरान हुई थी और ये इंटरनेशनल सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक थिंक टैंक और हाई लेवल एक्सपर्ट्स को एक साथ लाकर G20 के लिए एक आइडिया बैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक 20 की रिकमेंडेशंस को G20 वर्किंग ग्रुप्स, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स और लीडर्स समिट में प्रस्तुत किया जाता है ताकि G20 को ठोस नीतिगत उपाय प्रदान करने में मदद मिल सके। और अब हम जब कार्यक्रम के अंत की तरफ जो है हम चल रहे हैं तो विपिन जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। हम सभी चाहते हैं और हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल सुपर पावर जो है उसके रास्ते पे चल रहा है और हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं और अगर मुझसे पूछा जाए तो हम बहुत जल्दी पहुँचना चाहते हैं। ऐसे में जो G20 का ये एक समिट है वो किस तरह से हमारे उस गोल में योगदान करता है? निस्संदेह देखिए, हिंदुस्तान ने काफ़ी तेज़ी से कदम बढ़ा लिए हैं यहाँ पर हम लोग एक महाशक्ति बन के उभरें, सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर की तरह हमारे को रिकॉग्नाइज करा जाए। और यहाँ पर उसके लिए कई अहम, जैसे अभी अमिताभ जी बोल रहे थे, पाथ ब्रेकिंग जो रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स हमने अंडरटेक करे हैं तो उनका बहुत योगदान है। अगर बात करें हम कि कैसे इस समय विदेशी निवेश की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान एक बड़ा फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया है फॉर इन्वेस्टमेंट। जितने भी इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं, आयोजन उनका हुआ है, तो उसका काफ़ी जो फ़ायदा मिलता दिखाई दिया हिंदुस्तान को। और सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में हिंदुस्तान ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और विश्व ने उस बात को अच्छे से लिया है, उसका संज्ञान लिया और ये तारीफ़ करी है हिंदुस्तान के नज़रिए की। और सबसे बड़ी बात है जो SDGs की हम बात करते हैं उसमें भी हिंदुस्तान की भूमिका बहुत अहम रही है। बड़ा अच्छा हम लोगों ने अपना योगदान दिया है। उसके बाद जैसे हमने बात करा है कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर एक शांति दूत की हिंदुस्तान को माना जाता है कि अमन पसंद देश है हम लोग, और हम लोग सबको एक साथ विश्वास रखते हैं। बाहर से कोई अतिथि आता है तो हमारे यहाँ परंपरा अतिथि देवो भव की, और सबको हम बड़े अच्छे मान सम्मान से उनको स्वागत करते हैं उनका। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान एक आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभर रहा है और मेडिकल टूरिज्म के लिए भी एक आइडियल डेस्टिनेशन माना जा रहा है हिंदुस्तान। बड़े लोग इधर आते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में इलाज कराने के लिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और कई तरह के उनको फ़ायदे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इससे अर्थव्यवस्था और हमारी मजबूत होगी। और यहाँ पर जैसे आपने बोला, हमने संकल्प ले लिया कि कैसे हम लोग जल्द से जल्द ग्लोबल सुपर पावर बने। और यहाँ पर सिनर्जी की आवश्यकता है कि आपस में इंटीग्रेशन और वो डिफरेंट जो अगर हम बात करें जो मैकेनिज्म्स हैं उनको कैसे सिनर्जाइज कर लें, इंटीग्रेट कैसे करें। और एक बात ज़रूर है कि जो गैप है जो बिटवीन द पुअर एंड द रिच, उसको रिड्यूस करना है और वो हो रहा है, उस पर ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है। वो आपको उसके लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर वो दिख रहा है। गल्फ जो था और जो एक धारणा सी है कि जो एंटी ग्लोबलाइजेशन जो एक लॉबी है वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो G20 के जो मुल्क हैं जो जुड़े हुए हैं, एक संगठन बनाया हुआ है, तो वो महज अपने वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व करते हैं। तो बिल्कुल ये सरासर बात गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो उनका जो प्राथमिकता जिस बात को वो दे रहे हैं कि कैसे एक जो गैप है बिटवीन द पुअर एंड द रिच नेशंस उसको कम करा जाए, फासले कम करा जाए, कैसे उनको जो मुल्क पीछे रह गए उनको कैसे सशक्त करा जाए, आगे लेके आया जाए। और सबसे बड़ी बात है जो ग्लोबल चुनौतियां हैं वैश्विक स्तर पर, उन पे कैसे उनका समस्या का समाधान निकाला जाए। जैसे मैंने बात करी ग्लोबल टेररिज्म की बात करी, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स जो होते हैं किसी भी मुल्क में जाकर वो वहाँ पर उनको शरण मिल जाती है, तो वहाँ पर उससे उस गंभीर मुद्दे से कैसे निपटा जाए। तो यहाँ पर उस दिशा में काम हो रहा है। और यहाँ पर आने वाला वक्त, जैसे मैंने बोला कि ये हिंदुस्तान का वक्त है और होने वाला है, और हम लोगों को आशावादी होना पड़ेगा। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कैसे वहाँ पर हम लोग उसको तवज्जो दे रहे हैं।
और सिंगल विंडो सिस्टम की हमने बात करी और कई ऐसे तमाम चीजें जी, देखने तो को बहुत मिल से रही हैं। इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं और कहना चाहिए कि ग्रोथ को और अपने ये जो गोल्स हैं उसके रास्ते को जो है फास्ट ट्रैक किया जा रहा है और G20 का उसमें एक अहम रोल है क्योंकि G20 का कद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत के पास जब इसकी अध्यक्षता है और उसमें इतना काम जब किया जाएगा तो डेफिनेटली उस कद में और ज्यादा इजाफा होगा। विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपने आज बहुत ही अमेजिंग बातें हमें बताई मिशन G20 से जुड़ी हुई, खासतौर पर भारत की अध्यक्षता से जुड़ी हुई। एंड ऑफ कोर्स मुझे यकीन है कि हमारे लिसनर्स को आज के डिस्कशन में बहुत मजा आया होगा। जी, धन्यवाद आपका भी। और मैं अंत में सिर्फ ये बोलना चाहूंगा एक गीत पुराना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तो हमें नाज है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम लोग देखना चाहते हैं, वो सपना मुकम्मल करना चाहते हैं जब हमारे महान देश को विश्व गुरु का दर्जा मिले और यहाँ पर महाशक्ति बने। इसी पॉजिटिव नोट पे हमारे आज के इस डिस्कशन को हम एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद आपका भी। हमने बात की विपिन शर्मा जी से, सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। आज हमने मिशन G20 के एक ग्लोबल कंटेक्स्ट में जो G20 है उसकी सिग्निफिकेंस है और भारत के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके अपने क्या माने हैं, इन सभी के बारे में हमने आज बात की। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम आकाशवाणी की बहुत ही खास प्रस्तुति जो कि डेडिकेटेड है इस G20 प्रोग्राम को। और ये G20 प्रोग्राम आपकी और मेरी जिंदगी पे असर डालता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी इससे जुड़ें, इसके बारे में जानें और ये जानकारी आप तक पहुंचती है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसी के साथ आज के डिस्कशन को यहीं पर हम खत्म करते हैं। स्वाति को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए FM रेनबो।